नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं मेरे साथ अपना चाहता चैनल स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग में मैं आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत, प्रेत, चुड़ैल ये सारी कहानियाँ सुनाते हैं। मेरा मकसद ये है आप लोग को रियल स्टोरी सुनाने का कि आप लोग सतर्क रहें, डरे नहीं, मुकाबला करें। तो आइए आज की स्टोरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 33 की। नेशनल हाईवे 33 में क्या होता है कि इसमें एक ट्रक ड्राइवर है, जिसका नाम है हितेश। हितेश अपनी ट्रक को चलाता है और उसका जो एज है हितेश की वो है 28 साल के लगभग। हितेश की शादी हो चुकी है, हितेश की वाइफ है, बच्चा नहीं है। हितेश के फादर की डेथ हो चुकी है, हितेश की मम्मी है। तो मम्मी और इसकी वाइफ रहती है और हितेश अपना ट्रक चलाता है। और ये गुजरात और अहमदाबाद का जो बॉर्डर गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर से ही लगते जिले में रहता है। तो ये जो है हितेश अपना ट्रक लेकर अक्सर ये वहां से निकल जाता है गुजरात के बॉर्डर से। अब जैसे ही ये बॉर्डर से निकलता है, ट्रक लेके चलाता हुआ निकलता है। इसकी एक आदत थी, ये अपने साथ खलासी नहीं रखता, यानी अपने साथ को-वर्कर कभी नहीं रखता। ये ट्रक चलाए जा रहा था। करीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे। थोड़ा-सा आगे ट्रक और जाता है, एक ढाबे से खाना-वाना खा के उठता है, वहाँ से चलाता है गाड़ी। ट्रक लेके थोड़ा-सा आगे जाता है, तो इसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक का जो एक्सीडेंट होता है, ट्रक एक पेड़ से जाके लग जाती है। इसको एक सड़क पे कोई औरत दिखती है, उस औरत को बचाने के चक्कर में ये ब्रेक मारता है, ब्रेक मारते ही ये ट्रक से सामने जो लगा हुआ था पेड़ उससे टकरा जाता है। इसके होश-वोश तो रहता नहीं है, ये बेहोश हो जाता है। वहाँ के लोग जो हैं उसको उठा के नज़दीक के हॉस्पिटल में इसको लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाके इसको एडमिट कराते हैं। ये हितेश बच तो चुका था लेकिन इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और थोड़ी-सी चोट आई थी और लोगों ने जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उन्होंने घर में इनकी इत्तला कर दी थी कि भाई चोट-चाट लग गई है, थोड़ा-सा आ जाएँ अस्पताल। तो ये मतलब आप ये देख लीजिए कि 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था, हितेश का। अब हितेश के जो ट्रक ड्राइवर थे, मालिक, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने सारा इसका खर्चा जो है, हितेश का हॉस्पिटल का उठाया, क्योंकि इसको सैलरी बड़ी कम मिलती थी। अब सैलरी कम मिलती थी या तो सैलरी में ही सारा यहाँ लग जाता अस्पताल में, तो ट्रक ड्राइवर का जो मालिक था, उसने सारा खर्चा इसका उठाया उस हितेश का और हितेश को हॉस्पिटल में रखा। लेकिन हितेश ने जब बयान दिया कि भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ, तब हितेश ने जो बयान दिया वो सुनने लायक था कि मैं अपना ट्रक चला रहा था और मेरे सामने से कोई लड़की आई और मैंने जैसे ही ब्रेक मारा, वो सामने ट्रक से लड़ गई अपने पेड़ से और मुझे फिर कुछ होश नहीं। इसके दिमाग में वो लड़की वाला सीन जो था दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो औरत जो थी खुले बालों वाली औरत, इसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। अगर ये ब्रेक नहीं मारता, तो ये सोच रहा था मन में अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो मर जाती। इसलिए ब्रेक मारना ही इसका मुनासिब था और ब्रेक मारते ही मुनासिब क्या हुआ, इसको चोट लगी। खैर, अस्पताल में ये सोचता रहता था। भूत-प्रेत के बारे में तो कभी इसने सोच भी नहीं रखा था। लेकिन अब इसको इस तरह की जो चीज़ें थी, लोग कहते थे कि ये हवा हो सकती है। हवा, भूत-प्रेत ये सब किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता था हितेश। लेकिन जब हितेश ने ये सारी चीज़ें सुनी और हॉस्पिटल वालों ने उसको छुट्टी दी, उसके बीच दरमियान में इसने कई लोगों से ये बात की। हॉस्पिटल में कई लोग आते-जाते थे, सबसे बात करते थे कि भूत-प्रेत होता क्या है, हमें बताओ। तो सब लोग यही कहते थे, कोई भूत-प्रेत नहीं होता, ये तो सब एक दिल का वहम है। लेकिन हितेश के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। अब वहाँ से इसको छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। इसकी मम्मी और इसकी जो वाइफ थी, इसको लेके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।
और घर की तरफ रवाना होते हैं और घर में आके इसको रखते हैं। अभी प्लास्टर निकला नहीं था, प्लास्टर लगा हुआ था। घर आ जाता है, आराम करता है, लेकिन अभी भी ट्रक चलाने लायक नहीं हुआ था ये। घर की माली हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि कमाने वाला हितैषी था। इसके पास कोई जॉब नहीं था और ये हॉस्पिटल में था, घर में कोई पैसे नहीं थे और कमाने वाला केवल यही होने की वजह से दोनों लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल। अब माँ भी कहीं जाती थी, कहीं से अन्न लेके आ जाती थी, कहीं से कुछ पैसे उधार ले लेती थी, अपना घर चला रही थी। हितेश को सब पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हितेश ने क्या किया, 2-4 दिन के बाद इसका प्लास्टर जब कट जाता है, तो हितेश फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं रेस्ट करने के लिए, हफ्ता का रेस्ट करने के बाद इसको डॉक्टर्स कहते हैं अब आप काम पे जा सकते हैं। लेकिन ये हितेश काम पे जाने लायक मानता ही नहीं है, मैं जाऊँगा ही नहीं काम पे। क्योंकि इसके दिमाग में एक बात घुस चुकी थी कि मुझे तो भूत-प्रेत की कहानियाँ पढ़नी है और भूत-प्रेत होता क्या है इसके बारे में विशेष अध्ययन करना है। ये है क्या चीज़? क्योंकि ऐसी चीज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है। जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है, ये हादसा बहुत ही भयंकर था। मैं तो मर ही जाता, लेकिन मुझे बचाने वाला भी कोई था। ख़ैर इसको कई कहीं पे भी ये देखता था, कोई संत आ रहा है, कोई महंत आ रहा है, कोई अघोरी बाबा मिल रहा है, उसके पैर पकड़ लेता था और उसको बोलने के लिए मजबूर कर देगा, "भई बताओ, मुझे भूत-प्रेत होता क्या है? कहाँ मिलते हैं? क्या करते हैं?" जो भी इसको बताता था, वो अधूरा ज्ञान देता था। इसको कोई पूरा ज्ञान नहीं देता। इसको कोई मंत्र दे देता था, "भई ये मंत्र पढ़ो, इस मंत्र को पढ़ने के बाद आत्माओं को बुला सकते हो आप, आत्माएँ आपके वश में हो जाएँगी। जो भी आप काम कराना चाहो, आत्माएँ करेंगी आपको।" इस विषय में उसने कई किताबें भी भूत-प्रेत के बारे में पढ़ चुकी थी और कई ऐसी किताबें थी जिसमें लिखा होता है कि आप आत्मा को कैसे वश में कर सकते हैं। अब आत्मा को अगर आप वश में कर लेंगे यानी चुड़ैल को वश में कर लेंगे या भूत-प्रेत को वश में कर लेंगे तो आप उससे काम करवा सकते हैं। वो आपके लिए काम करती है या करता है। लेकिन इसको वो मंत्र नहीं मिल रहा था जिस मंत्र से भूतों को बुलाया जा सके, भूत को बुलाया जा सके, चुड़ैल को बुलाया जा सके और उसको खुश किया जा सके। खैर ये अब शमशान में भी जाने लगा। शमशान में जाके वहाँ पे पूछने लगा लोगों से। वहाँ पे और भी लोग आते थे, बाबा लोग आते थे, उन सबके पैर पकड़ के यानी इसका जो भी दंड-वंड जो भी लगाता था, बात करके पूछना चाहता था कि मुझे ये बताओ कि मुझे तो भूत-प्रेत से मिलना है। और एक दिन की बात है, ये रात को 12 साढ़े 12 बजे घर से निकलता है और सीधे शमशान की तरफ जाता है। शमशान में क्या देखता है कि एक अघोरी बाबा किसी आधी जली लाश के पास बैठ के कोई मंत्र पढ़ रहा है। काफ़ी देर तक तो ये बैठा रहता है, उसके बाद उस बाबा की जब आँख खुलती है, उस बाबा के पास जाता है, दंडवत प्रणाम करके पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि आप मुझे बताएँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आत्मा से मिलवाएँ, मैं आत्मा से मिलना चाहता हूँ। अघोरी ने कहा, "भई ऐसे कैसे मिलोगे? आपको मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, अगर आप मंत्र सिद्ध कर लोगे, तभी आप मिल सकते हो आत्मा परमात्मा से।" उसने कहा, "ठीक है भाई, आप मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं उसको सिद्ध करता हूँ।" लेकिन उस अघोरी ने एक शर्त रखी कि आपको ये मंत्र सिद्ध करने के लिए यहीं आना पड़ेगा, शमशान में और डेली 1 घंटा इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। उच्चारण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और तभी यहाँ से आपको आत्मा के दर्शन होंगे। आत्मा को आप वश में कर सकते हैं, आत्मा आपके पास आएगी। अब वो बाबा इतना तो बोल के चला गया, इसको मंत्र दे दिया, ये बड़ा खुश हो गया। घर आया, घर में कुछ खाना-वाना खाया, देखा कि घर की माली हालत और भी खराब हो रही है। अब तो लोगों ने पैसे और कर्जा देना भी इनको बंद कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं था। अब इसको तो एकदम बंद कर दिया लोगों ने देना। अब घर की इतनी बुरी हालत थी, इसकी बीवी कहती थी हितेश की कि भाई जाओ, ट्रक चलाओ, लेकिन इसको जू नहीं रेंगती थी।
इसको तो एक भूत सवार हो गया था कि मुझे तो आत्मा से मिलना है, आत्मा को वश में करना है और फिर मैं उस आत्मा को बोलूँगा कि मुझे करोड़पति। इसका दिमाग एक नेगेटिव दिशा में चल रहा था। लेकिन इसको नहीं पता था कि सिद्ध अगर हो गई कोई भी आत्मा तो ये जो भी माँगेगा इसको मिलेगा और सारा काम करेगी। धीरे-धीरे इसके दिन बीतते गए और इतनी माली हालत खराब हो गई घर की, इसी बीच में वो साधु भी आते हैं, ये रोज़ रात को जाते थे वहाँ पे श्मशान में मंत्र सिद्ध करने, वो वापस आते हैं वहाँ से साधु और पूछते हैं अघोरी जी कि भई आपको क्या आत्मा के दर्शन हुए? ये कहता था बाबा जी आपने कैसा मुझे मंत्र दे दिया? मुझे तो कोई दर्शन नहीं हुए, कोई भी नहीं आया मेरे पास तो। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ टाइम और लगेगा लेकिन मिलेगा तुम्हें दर्शन, आएगी तुम्हारे पास। इतना कह के अघोरी बाबा वापस चले जाते हैं और इसने ये सोचा कि शायद वो अपना पिंड छुड़ा के चले गए हैं, इसलिए इसने अब उस बातों पे ध्यान देना थोड़ा-सा कम कर दिया था और घर वालों की स्थिति देखने के बाद इसके दिमाग में एक बात आ गई थी कि कुछ भी हो जाए, आत्मा परमात्मा से, भगवान से, इनसे कुछ भी माँगा जा सके, हो सकता है, लेकिन घर की पहले मैं माली हालत सही करूँ। इसकी बीवी कहती थी कि भाई तुम ट्रक चला लो, ट्रक चला लो। ये कहता था नहीं मैं ट्रक नहीं चलाऊँगा, मैं कुछ और काम करूँगा। ये काम की तलाश में जाता था। लोग इसको फ़ोर व्हीलर का काम देते थे। लोग पूछते थे आपके पास कोई ड्राइवरी का एक्सपीरियंस है? ये बोलता था नहीं, इसको मना। और भी छोटी-छोटी व्हीकल्स थी, मना कर देते थे। थक हार के इसको जब भी मिला, वो ट्रक ड्राइवर का ही नौकरी मिला और वापस से ही ट्रक ड्राइवर की वापसी नौकरी इसको मिली और जो इस बार नौकरी मिली, इसने बोला चलो ठीक है, 10,000 की नौकरी सही, लेकिन हम काम स्टार्ट करते हैं। ये नहा धो के निकलता है काम के लिए और सामान ट्रक में लोड करता है, ट्रक को चलाता है, ट्रक को चलाते हुए हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे चला जाता है। चला जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। 7:30 बजे का वक़्त था। 7:30 बजे ये किसी ढाबे पे रोकते हैं अपनी गाड़ी। अब इसके साथ इसकी जिस वापस शुरू से ही जो आदत थी, ना कोई खलासी को रखना, ना किसी को साथ में बिठाना, ये बहुत पुरानी आदत थी इसकी। ये केबिन में इसके साथ कोई नहीं था, ना ही पीछे कोई था लोडिंग पे। अपने आराम से ये गाड़ी चलाता हुआ ढाबे पे रुकता है, वहाँ खाना-वाना खाता है, खाना खा के वापस गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही थोड़ी-सी गाड़ी चलती है, तो उस गाड़ी के अंदर इतनी खुशबू आती है, इत्र की इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इसको समझ में नहीं आ रहा था भाई ऐसी कौन-सी है चीज़ इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हो ना हो कहीं गलती से कोई इत्र की शीशी यहाँ खुल गई हो या पड़ी हो मुझे पता नहीं है। तो उसने थोड़ा-सा आगे जाके साइड लगा के गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा केबिन में, लेकिन कुछ इसको समझ नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुशबू एकदम से खत्म हो गई। जब वो खुशबू खत्म हो गई एकदम से, फिर ये गाड़ी अपना चलाने लगा। थोड़ी दूर गाड़ी और ही चलती है, वापस से वो खुशबू आती है और खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू थी कि ये खुशबू में मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब मंत्रमुग्ध हो जाता है खुशबू में और खुशबू उसको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बगल वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है। ये फिर गाड़ी रोकने लगता है लेकिन वो औरत जो आई थी वो बोलती है, "नहीं रोको मत गाड़ी, आप गाड़ी चलाते रहो, हम आपसे गाड़ी चलती में ही बात कर लेंगे।" हितेश को काटो तो खून नहीं, हितेश डर जाता है। हितेश बोलता है, "भाई आप कौन?" तो वो कहती है, "आप ही तो मुझे बार-बार याद करते थे, आप ही मुझे बुलाते थे तो मैं आई हूँ और आप अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन?" हितेश को ये कुछ बात समझ में नहीं आई। हितेश ने बोला कि भाई मुझे कुछ समझ में मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बुलाऊँगा?
हितेश के दिमाग से वो सारी बातें निकल चुकी थी, जो उसने मंत्र सिद्ध किए थे और जो अघोरी बाबा ने कहा था कि आपको आत्मा के दर्शन हो जाएँगे, आत्मा आपके कब्ज़े में आ जाएगी। उसे जो मन में आए काम कर लेना, उसको बोलना। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भई ये है क्या? हो क्या रहा है? लेकिन आत्मा कहती है कि आप बोलो आपको क्या काम है? मैं आपके बुलाने पे आई हूँ। उसने बोला भाई रुक के बात करते नहीं, चलते-चलते में बात करो, आप गाड़ी चलाते रहो, अपन बात करते हैं। फिर थोड़ी-सी बात करने के बाद धीरे-धीरे आत्मा भी गायब हो गई, खुशबू भी चली गई, सब कुछ चला गया और थोड़ा-सा आगे जाने के बाद इसका डेस्टिनेशन आ जाता है और ये अपना ट्रक लोड खाली करता है। ट्रक लोड खाली करने के बाद थोड़ा 1 रात का वहाँ इंतज़ार करता है, ट्रक को वापस रीलोड करता है और रीलोड करने के बाद ट्रक को वापस लेके उसी बैक में आता है, उसी नेशनल हाईवे से आता है। फिर वही 8 साढ़े 8 का वक़्त हुआ होगा रात का, फिर इसके केबिन में खुशबू आने लगी। इसको समझते देर नहीं लगी कि ये वही आ गई है और आते ही उसने बोला कि मैं वापस आ गई हूँ, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। हितेश ने सोचा कि इससे डायरेक्ट ही माँग लेते हैं, घुमा के बात करने से क्या फ़ायदा? हितेश ने सीधे बोला कि भाई देखो, मुझे पैसे की बहुत तंगी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो आत्मा ने बोला कि आपको कितने पैसे चाहिए? आपको मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी अमीर बना दूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें। अब आत्मा ने जब ऐसा बोला कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं, हितेश घबरा गया। क्योंकि ऐसा वही आत्मा बोल सकती है, जो आत्मा अतृप्त आत्मा हो और आत्मा से अंदर की आत्मा से आवाज़ आ रही हो, वही आत्मा बोल सकती। तो बहुत डरते-डरते हितेश ने बोला, "हाँ, बोलो।" तो उसने बोला कि आपको मेरे साथ बिस्तर पे सोना पड़ेगा। मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो आपको मेरे साथ बिस्तर पे सोना पड़ेगा और दूसरा आपको मुझे एक चीज़ और देनी पड़ेगी और वो है आपका खून। उसने बोला, "अरे भाई, मैं आपके साथ बिस्तर पे कैसे सो सकता हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ।" आत्मा बोलती है, "मुझे पता है, आप शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए, आपका जिस्म चाहिए और आपका खून चाहिए। अब काटो तो खून वैसे ही नहीं हितेश को क्योंकि ये दोनों शर्तें मानने के लिए बहुत जिगरा चाहिए था हितेश को। खैर उस आत्मा ने बोला ठीक है, आप सोच लेना अगर आपको ये मेरी शर्तें मंज़ूर हों, तो मुझे याद करना मैं आ जाऊँगी। वापस ये चली जाती है आत्मा, ये अपना ट्रक लेके पहुँचता है, वहाँ पे ट्रक खाली करता है, ट्रक खाली करने के बाद घर जाता है। घर जाने के बाद 1 दिन 2 दिन रेस्ट करता है, 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद ये पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को बताता है कि भाई मेरे साथ एक आत्मा है और वो आत्मा ऐसा-ऐसा बोल रही है कि आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा, आपको मुझे अपने देना पड़ेगा, तभी मैं आपको मालामाल करूँ। घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं हमें कोई ऐसा पैसा नहीं चाहिए, जो ये गलत काम से पैसा आता हो। आप तो काम करो, जो भी 10-12 हज़ार जो आपको सूखी-रूखी सैलरी मिलेगी, ट्रक ड्राइवरी से उसी में हम अपना काम चला लें। लेकिन हितेश के दिलो-दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये चाहता था रातों-रात अमीर करोड़पति बनना। जो आत्मा से मिल सकता है, आत्मा को बुला सकता है, वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, या तो आत्मा ही जानती है या हितेश की आत्मा जानती है। हितेश वापस वहाँ से निकलता है, ट्रक को उठाता है, लोड करता है और ट्रक को लेके निकल जाता है नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे जा रहा था, अभी 8 ही बजे थे
कि वापस वो आत्मा आ जाती है और आते ही पूछती है, हाँ भाई, क्या सोचा आपने? खुशबू इतनी अच्छी थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो देखने में। लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, खुले बाल थे, आंखें मृग मृग नैनी नैनी लग रही थी। इसके तो होश ही उड़ गए। इसने बोला, दिमाग से दिमाग कुछ इसका बोल रहा था, हितेश का दिल कुछ बोल रहा था, लेकिन दिमाग और दिल को दोनों अलग करके इसने अपने आप से डिसीजन लिया कि चलो, एक रात की तो बात है, मैं इसके साथ सो जाता हूँ, ये मेरा थोड़ा-सा खून ले लेगी, पी लेगी और हमको माला-माल कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला कि हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। जैसे ही हितेश ने बोला मुझे शर्त मंजूर है, वो आत्मा बहुत खुश हो गई और खिलखिला के हँसी। उसने बोला, ठीक है, थोड़ा-सा आगे चलो, थोड़ा-सा आगे चल के लेफ्ट टर्न ले लो और लेफ्ट टर्न लेके आप चलो। थोड़ा-सा आगे चलोगे जंगल में, वहाँ एक मकान है, उस मकान में हम चलते हैं। उस मकान में लेके गई उस आत्मा लेके गई हितेश को, वहाँ पे डबल बेड लगा हुआ था। हितेश को उस बेड पे ले जाके सुलाती है, खुद भी साथ में सोती है और थोड़ी देर के बाद, यानी 2-4 घंटे के बाद उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाने के बाद उसके जब होश खुलते हैं, आते हैं हितेश को, तो वो बोलती है आत्मा की, ठीक है, एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम, मुझे आपका खून चाहिए, पीना है। तो उसने हितेश ने बोला, ठीक है, ले लो, खून भी पी लो। तो उसने बोला, आत्मा ने बोला कि आप पीठ के बल लेटे, मैं आपका खून पीऊँ। जैसे ही वो पीठ के बल हितेश लेटता है, वो सुई-नुमा दाँतें अपना चुभाती है, ड्रैकुला की तरह, और इसका खून चूसती है। थोड़ा देर चूसने के बाद वो गायब हो जाती है। हितेश को पता भी नहीं चलता है कि वो गायब हो गई, चली गई, और हितेश को बहुत बढ़िया-सी नींद आ गई। हितेश नींदों में सो जाता है और जब ये सुबह उठता है, तो चारों तरफ देखता है, वो मृगनयनी वाली आत्मा है ही नहीं, कहीं नहीं है। पूरे घर में तलाश लिया, कहीं नहीं है। आस-पड़ोस में तलाश लिया, कहीं नहीं दिखी। वापस ट्रक के केबिन में भी आके देख लिया, नहीं मिली। अब इसको समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर इस आत्मा ने मुझे धोखा दिया है। वो अपना काम निकालने के लिए उसने मुझसे 2 शर्तें की थी और दोनों शर्तें, उसका काम तो हो गया, मेरे को वो बीच में लटका के चली गई। खैर, इस बात को हितेश ने पॉज़िटिव लिया और वापस वो ट्रक को लेके अनलोड करने के लिए गया। अनलोड करने के बाद वो वापस वहाँ से आ जाता है और आके रात को वापस घर चला जाता है। जब वो घर जाता है, तो घर जैसे ही जाता है, दरवाजे पे उसकी वाइफ और उसकी माँ इतना खुश कि पूछो मत। अब इसको समझते देर नहीं लग रही, भाई ये क्या बात है, इतना खुश, क्योंकि गरीबी की हालत है हमारी, खाने के लिए दाने-दाने पर मोहताज हैं। ये इतना खुश क्यों हैं? अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, ये खुशी का कारण क्या है? खुशी का कारण समझने के लिए इसकी वाइफ ने इसको बोला, हितेश को, आओ अंदर आओ, हम बताते हैं क्या खुशी का कारण है। अंदर ले जाके इसको बिठाती है और बिठा के बोलती है इसकी वाइफ कि आपने जिसको कहा था औरत को घर पैसे दे के जाओ, वो दे गई है। इसके तो होश उड़ जाते हैं। मैंने किसको कहा था दे के जाने के लिए पैसे? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं। अरे! वो बहुत खूबसूरत सी एक औरत आई थी, उसके हाथ में 2 अटैची थे, 2 अटैची ये पड़े हैं, नोटों से भरे हैं। इसको समझते देर नहीं लगी, इसने फट पूछा कि कितने बजे आई थी? उसने बोला आज सुबह, यानी आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे वो आई थी
और ये 2 अटैची दे के उसने बोला कि हितेश ने बोले हैं, ये दोनों अटैची मेरे घर पे दे के आप चले जाओ। तो ये हितेश ने भिजवाए हैं और वो रखो आप। वो इतनी देर में निकल गई, गायब हो गई। लेकिन बहुत खूबसूरत औरत थी वो, दे के चली गई। हितेश को समझते देर नहीं लगी कि ये वही आत्मा थी, डायन थी, चुड़ैल थी, जिसने अपना काम हो जाने के बाद मेरा काम भी कर दिया। यानी कि डायन अपने काम के लिए प्रतिबद्ध थी और अपना वचन निभाने के लिए प्रतिबद्ध थी, उसने अपना वचन निभाया। तो इस तरह से उसने वचन निभा के इसको भी माला-माल कर दिया, यानी हितेश को भी माला-माल कर दिया। हितेश ने पूरी ज़िंदगी ही हितेश की बदल गई। अब ये खुद ट्रकों का मालिक हो गया, ट्रक खुद खरीदता था, खुद चलवाता था और कंपनी इसने बना ली हितेश ने। यानी करोड़पति माला-माल ही कर गए। देखिए इस कहानी में कितना ट्विस्ट आता है। एक दिन था हितेश के पास ज़ीरो बैलेंस था और आज का दिन था हितेश के पास करोड़ों रुपया है। उसको ये नहीं पता है कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है और क्या है, क्या नहीं है। ये केवल और केवल एक चुड़ैल करके गई है और एक आत्मा करके गई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सृष्टि में पॉजिटिव आत्माएँ भी हैं, नेगेटिव आत्माएँ भी हैं और अगर आत्मा आपको हेल्प करती है, तो किस तरह से करती है और अगर आपको खत्म करती है, तो आपकी जानी दुश्मन बनती है। कहानी इतनी ही थी। आप कहानी के लिए ज़रूर बताएँ कि ये रियल स्टोरी है मैंने आपको जो बताई है, आपको कैसी लगी? मेरा मकसद था कहानी का बताना आपको, डराना नहीं, बल्कि आपको ये बताना आप सचेत रहें और एकदम से अलर्ट रहें। किसी भी तरह से आप अपना काम करें, खुद मेहनत से कमाएँ, किसी चुड़ैल और भूत, प्रेत आत्माओं के चक्कर में ना पड़ें, न ही किसी मंत्र-वंत्र को सिद्ध करने के चक्कर में पड़े, क्योंकि अगर मंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपका उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन हो जाता है, तो आप वापस किसी और गर्त में चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपने स्टोरीज़ बाय विक को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और आपके पास भी अगर कोई ऐसी सुंदर सी स्टोरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बताइएगा या मेरे फ़ोन नंबर पे बताइए। हम आपकी कहानी को ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।